नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बार पुनः एक और वीडियो लेकर के आपके सामने और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज जिस यूनानी दार्शनिक विचारक वैज्ञानिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है अरस्तू, जिन्हें अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तू सिकंदर महान के गुरु, अरस्तू विख्यात दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और प्लेटो की अकादमी के मस्तिष्क, और जिन्हें श्रेय जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाने का। ऐसे अरस्तू के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। और चर्चा जिस बिंदु विशेष पर होगी वो बिंदु है अरस्तू फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों, या राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को क्यों कहा जाए, या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहे जाने के पीछे क्या कारण है कि अरस्तू को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह एकाधिक कारण सन्निहित हैं। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहे जाने के पीछे देखिए, प्लेटो अपनी रिपब्लिक में बहुत तरह की विवेचनाएं करता है, आदर्श राज्य की विवेचना करता है, लॉज में भी उसने जो है विधि के शासन की बात को एक्सेप्ट किया है। राज्य को कैसा होना चाहिए इस चिंता में प्लेटो बहुत ज़्यादा विचार अपने रखते हैं। लेकिन फिर भी प्लेटो को आप राजनीति विज्ञान का जनक कहने का हक नहीं देते। अब ऐसा क्यों हुआ प्लेटो के साथ में, ये जान लेना। अरस्तू के बारे में जानेंगे हम बाद में कि प्लेटो के साथ ऐसा क्यों हुआ। प्लेटो जब भी अध्ययन करते, विश्लेषण करते, तो राजनीति को नैतिकता के साथ में जोड़ करके करते। प्लेटो एक दार्शनिक ज़्यादा हैं, राजनीति शास्त्री होने की बजाय संपूर्ण विषयों का गूढ़ विवेचन करना, कलाओं को भी उस सब में शामिल करना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्लेटो में नजर आती है। एक अलग से विषय के तौर पर राजनीति विज्ञान को स्थापित करना, राजनीति को अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज की तरह सेट करके बात करना, ये काम प्लेटो नहीं कर पाए। अरस्तू ने सबसे पहले राजनीति को न केवल विज्ञान कहा बल्कि सर्वोच्च विधा कहा, सर्वोच्च विज्ञान कहा, कोइनोनिया। क्यों सर्वोच्च विधा, क्यों सर्वोच्च विज्ञान, क्यों? क्योंकि यह मानव के कल्याण से जुड़े राज्य की कंसेप्ट पर विचार करता है। राज्य का अस्तित्व क्यों है? मानव कल्याण के लिए है। और मानव कल्याण का कार्य करने वाला कौन? राज्य। और राज्य के संबंध में अध्ययन करने वाला जो विषय होगा निश्चित तौर पे सर्वोच्च विज्ञान का हकदार होगा, सर्वोच्च विधा कहे जाने का हकदार होगा। ऐसा अरस्तू का मानना था। विद्यार्थियों, अरस्तू राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के तौर पे न केवल स्थापित करता है बल्कि इसको एक डेकोरम देता है, गरिमा प्रदान करता है। वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि अरस्तू इज द फादर ऑफ बॉटनी। एकाधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, अलग अलग बहुत सारे विषयों पर उन्होंने ग्रंथों का निरूपण किया है।
मेरा अन्य वीडियो इस पर आधारित है, जिसमें अरस्तु पर हमने परिचयात्मक बातें करी हैं, उसके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हमने विचार उसमें किया है। वहाँ आप देख सकते हैं अरस्तु के कृतित्व में। तो एक डिग्निटीफुल सब्जेक्ट के तौर पे पॉलिटिकल साइंस को, या पॉलिटिकल, हम यूँ कहें राजनीति शास्त्र कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक बाद की संकल्पना है। व्यवहारवाद के आधुनिक राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, उनकी संकल्पनाओं में राजनीति विज्ञान नाम देना ज़्यादा उपयुक्त उन्होंने माना है। हम बात करें कि राजनीति शास्त्र जो है उसको अलग से अरस्तु स्थापित करते हैं, अलग से गरिमा प्रदान करते हैं। प्लेटो से इतर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो अरस्तु ने किया, वो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के बंधनों से मुक्त करना है। राजनीति को नीति शास्त्र के साथ मिला करके पढ़ने पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उससे अलग हट करके अलग तरीके से एनालिसिस करने का काम अरस्तु ने किया है। इन सब के साथ साथ अरस्तु के जो अध्ययन है, विश्लेषण है, उनमें अप्रोच जो है वो यथार्थवादी अप्रोच है, व्यवहारवादी अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है। He just go for the comparison of many political systems जो उस समय प्रचलन में थे। बहुत सारे जो तत्कालीन जो राज्य व्यवस्थाएं थी, उनका अध्ययन विश्लेषण करने के बाद, 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद, राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद, तुलना उनमें करने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद में कहीं ना कहीं एक व्यवस्था अरस्तु देते हैं। तो ये बात उनको व्यवहारिक सिद्ध करती है। अरस्तु वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हैं। वैज्ञानिक कहे जाने के पीछे कारण है, अपने अध्ययन में जो है वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हैं। और उसका प्रमाण है अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स को यदि आप अध्ययन करेंगे तो उनकी जो पंक्तियां शुरू होती है, जहां से पॉलिटिक्स की ग्रंथ की जो स्टार्टिंग वाली पंक्तियां हैं, पता है क्या है? परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि, तो अरस्तु हर जगह कहीं ना कहीं प्रामाणिक है, या यूं कहें तथ्यपरक है, सतर्क है। प्लेटो की तरह केवल कल्पनावादी नहीं है। राज्य को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसी की विवेचना में प्लेटो इतने डूब गए कि वास्तविक धरातल से बहुत दूर रहे। अरस्तु वास्तविक धरातल पे है। तत्कालीन इतनी सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में एक व्यवस्था निरूपित करते हैं। और क्या कारण है जिन कारणों को हम माने कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहलाने के लायक हैं? राज्य के संपूर्ण सिद्धांत का बड़ा सिस्टमेटिकली, क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करना, राज्य का जन्म, राज्य का विकास, शासन व्यवस्थाओं के रूप, संविधानों का वर्गीकरण, फिर क्रांति से कैसे बचें, उपाय, जो आज भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन विश्लेषण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सब को अरस्तु उस समय अडॉप्ट करते हैं, उस समय अध्ययन विश्लेषण में लेते हैं। ईसा की 3री सदी, 4थी सदी ईसा पूर्व की जो बात, तो राज्य के सिद्धांतों का क्रमबद्ध तरीके से निरूपण करने की जो कोशिश है अरस्तु की, वो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के पिता कहलाने के लिए एक बड़ा कारण बनती है। संविधानों का वर्गीकरण करना, शासन के अंगों को बांटना, कौन सा विकृत रूप होगा, कौन सा शुद्ध रूप होगा, ये बताना, नागरिकता के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार रखना, क्योंकि राज्य क्या है? व्यक्ति का विराट रूप है। जैसे नागरिक वैसा राज्य। तो नागरिकता किनको मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए, इस पर भी जो है अरस्तु ने अपने विचार रखे हैं, और वो निश्चित तौर पे बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। एक अन्य बड़ी महत्वपूर्ण बात
जो प्लेटो कहीं कहने से चूक गए थे। हाँ, अंत में आकर के प्लेटो कानून के शासन की बात जरूर करते हैं, लेकिन पहले से दार्शनिक राजा के द्वारा शासित आदर्श राज्य की परिकल्पना में अपना पूरा समय, अपना चिंतन, पूरा अपनी विचारणा, अपने शक्ति जो है वो लगाते हैं। और अरस्तु कानून के शासन के सर्वोच्चता की बात करते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों की बजाय स्थापित कानून से यदि शासन हो तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यक्ति के हितकर हो सकता है, राज्य के हितकर हो सकता है। इन सब के अलावा कानून सर्वोच्च है ये भाव भी संविधानवाद की भावना, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड गवर्नमेंट वाली जो बात है वो भी अरस्तु करते हैं अपने चिंतन में। ये चीज़ भी उसके साथ शामिल है। और राज्य पर भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की विवेचना भी अरस्तु अपने वीडियो में करते हैं, अपने चिंतन में करते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे भौगोलिक चिंतन पर बात करते करते अरस्तु ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई राज्य अगर सागर के किनारे अवस्थित है तो निश्चित तौर पे वो व्यापार और वाणिज्य में कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर, ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा या अच्छी आर्थिक स्थिति वाला राज्य होगा। तो अवस्थिति उसकी कहाँ हो? सागर किनारे हो। इसी तरह से राज्य को चाहिए कि वो कंट्रोल में रखे कि गरीब और अमीर और ज़्यादा अमीर ना होने पाए। हाँ, प्लेटो की तरह गलती नहीं करते। प्लेटो ने कहाँ गलती की थी अपने साम्यवादी चिंतन में? संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात प्लेटो ने की है, लेकिन अरस्तु संपत्ति पर निजी स्वामित्व हो लेकिन उपयोग उसका सार्वजनिक हो, ऐसी बात करते हैं। तो आर्थिक स्थितियों का और भौगोलिक स्थिति का भी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का निरूपण भी अरस्तु करते हैं। तो इस तरह से मोटे मोटे ये 7 से 8 बड़े महत्वपूर्ण कारण आप गिना सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एरिस्टोटल इज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज इतना ही विद्यार्थियों, आगे फिर एक वीडियो में हम लोग अरस्तु के द्वारा निरूपित अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।